सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 11वीं जिसका नाम है एक यात्रा यह भी, जिनका साहित्य प्रकार है कहानी और यह कहानी के लेखक है रामदरस मिश्र। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सभी छात्र, सबसे पहले हम इस इकाई के जो लेखक हैं रामदरस मिश्र जी, उनके बारे में परिचय लेंगे। उसके बाद हम इकाई के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में होना चाहिए। सभी छात्र अपने साथ अपनी किताब लेकर बैठना है। तो अब हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। एक यात्रा यह भी, लेखक रामदरस मिश्र, जिनका जन्म सन 1924 में हुआ है। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। उन्होंने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। यानी कि रामदरस मिश्र जी ने कहानियाँ भी लिखी है, काव्य भी और उपन्यास भी लिखे हैं। उनके बहुचर्चित उपन्यास यानी कि प्रसिद्ध उपन्यास है जिनका नाम है जल टूटता हुआ और दूसरा है पानी की प्राचीर। उनकी कविता संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। यह उनकी कविता संग्रह है। उनकी कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ, जिसमें आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। अब इस इकाई है एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्यबोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। यानी कि इस कहानी में एक ऑटो वाले की बात की गई है, यानी कि रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन का जो दृष्टिकोण है वो यहाँ बताया गया है, जिसने स्त्री सम्मान और स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस इकाई में प्रस्तुत कहानी एक रिक्शा वाले से संबंधित है। शिक्षित रिक्शा वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल है। यानी कि इस रिक्शा वाला जो है उसका दिल इंसानियत से भरा हुआ है। वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। स्त्रियों की प्रति रिक्शा वाले युवक का मानवीय दृष्टिकोण और उसके रिक्शे में सवारी करने वाली पति पत्नी से उसकी आत्मीयता हमारा दिल छू लेते हैं। तो सभी छात्र, यह ऑटो वाले रिक्शे वाले की कहानी हम अब पढ़ेंगे। तो सभी छात्र का ध्यान अपनी अपनी किताब में होना चाहिए। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है एक यात्रा यह भी। कहानी को शुरू करते हैं। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। लेखक क्या कहते हैं कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू का अर्थ होगा यात्रा करने से डरने वाला। यानी कि लेखक को यात्रा करने से क्या तो कि डर लगता है। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। लेखक क्या कहते हैं, यात्रा करने से वो डरते हैं और कहते हैं कि यात्रा के समय मुझे न जाने कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। विद्यार्थी, सभी छात्र, पाला पड़ना मुहावरे का अर्थ है, जिनका अर्थ है संबंध जुड़ना। यानी लेखक कहते हैं कि इस यात्रा के दरमियान मुझे कैसे कैसे लोगों से संबंध जुड़ने पड़ेंगे। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। अंट संट यानी कि मन माना, जो मर्जी में आए ऐसा, या तो निरंकुश,
तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं मुझे सबसे बड़ी असहजता तो किससे होती है, यानी कि ऑटो वाले से। कैसे ऑटो वाले? जो अपनी मनमानी करते हैं, जो मर्जी में आए ऐसे करते हैं। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। यानी कि लेखक को दूसरी चिंता कौन सी, कि न जाने इस नए नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, ऐसे भी चिंता लेखक को होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। यानी कि लेखक को एक डॉक्टर को मिलना था, जिसकी वजह से उनको ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। आश्वस्ति यानी कि तसल्ली, आश्वासन, यानी कि इस बार मेरी पत्नी मेरे साथ है, इसलिए उनको क्या आश्वासन मिल रहा था, यानी कि तसल्ली थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। आप भी अपने माता पिता के साथ जब भी रेलवे स्टेशन गए होंगे या तो बस स्टेशन गए हो तो आपको पता होगा कि आप जब भी रेलवे में से उतरते हैं तो कुली वाले यानी कि ऑटो वाले अपने पीछे लग जाते हैं कि साहब आपको कहाँ जाना है, चलो मैं ले जाओ। तो इसी तरह जब ये लेखक और उनकी पत्नी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तब से लेकर उन ऑटो वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। आगे हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। यानी कि यह जो लेखक है और उनकी पत्नी चुपचाप चलते ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो एक नवयुवक था, यानी कि बहुत कम उम्र वाला, वो ऑटो वाला उनके साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई। यानी कि किसी भी ऑटो वाले को हमने कोई भी उत्तर नहीं दिया, फिर भी जैसे हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे, उतने में ही उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? वो नवयुवक कहता है कि बाबूजी, ऐसा कहकर आवाज़ देता है कि बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही, यानी कि आप अंत में कहीं जाने वाले तो है ही, और ऑटो भी यानी कि रिक्शा भी करेंगे, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं, तो फिर मेरी रिक्शा क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। यानी कि उसकी जो जिद थी, उसकी जो मनमानी थी, उसकी जो आवाज़ थी, उस आवाज़ में ऐसा आकर्षण था और उसको ऐसा महसूस हुआ लेखक को कि लेखक ने उस ऑटो वाले को स्वीकृति यानी कि मंजूरी दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। यानी कि ये जो ऑटो वाला था वो लेखक के साथ प्रेम भरी बातें करता रहता है और उतने में ही डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। यानी कि लेखक ने उसने जितने भी पैसे कहे उतने पैसे देकर वो क्या करता है, डॉक्टर के घर जाकर उसकी कॉल बेल बजाता है। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। क्लिनिक यानी कि हॉस्पिटल या तो दवाखाना, यानी कि फिर ज्ञात यानी कि पता चलता है कि यह डॉक्टर ने अपने क्लिनिक की जगह दूसरी बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करना यानी कि प्रतीक्षा करना, यानी कि हमने ऑटो वाले को कुछ भी नहीं कहा था, उसको रुकने के लिए नहीं कहा था, फिर भी वह हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। फिर हम उस ऑटो में बैठ गए और ऑटो वाले ने हमें जहां क्लिनिक की जगह बदल दी गई थी वहां नई जगह पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? यानी कि लेखक उस ऑटो वाले के पूछते हैं कि कितने पैसे हुए, मैं कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। क्या कहते हैं ऑटो वाला कि बाबूजी आपकी जो इच्छा है वो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना? लेखक क्या कहते हैं रिक्शा वाले को कि डॉक्टर के घर से यहाँ का किराया तो और भी बढ़ गया ना? उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे, यानी कि आप यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है।
यानी कि लेखक ने होटल का नाम उनको बता दिया और उनको कहते कि भाई तुम यहाँ से जाओ, यहाँ हमें देर लगेगी, यानी कि वक्त लगेगा। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन ऑटो वाले यानी कि रिक्शे वाले ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और लेखक और उनकी पत्नी डॉक्टर के पास चले जाते। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वही खड़ा था। यानी कि कई समय के बाद, यानी कि कई वक्त, यानी कि घंटे भर के बाद वह बाहर आते हो तो देखते हैं कि वह ऑटो वाला वही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। यानी कि अब लेखक को ऐसा महसूस होता था कि यह दूसरे ऑटो वाले की कक्षा में से यह ऑटो वाला कुछ और ही है। वह हमारे भीतर घर करता गया, वह हमारे हृदय में स्थान बनाता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आओ? और रिक्शा वाला कहता है कि होटल पर लेखक और उनकी पत्नी को उतार देता और कहता है कि अब मैं फिर कब आऊँ? यानी लेखक कहते हैं कि यानी रिक्शा वाले, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, यानी कि आप इस ग्वालियर में आए हैं तो ग्वालियर में घूमेंगे या फिरेंगे, तो यानी कि आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? यानी कि रिक्शा वाला कहता है कि आपको यहाँ ग्वालियर में जहाँ भी घूमना है, जहाँ भी फिरना है, वहाँ मैं ले जाऊँगा। आप यहाँ कब तक रुकने वाले हैं? लेखक, कल शताब्दी से लौटेंगे। यानी कि यह रेलवे, एक्सप्रेस रेलवे का नाम है जिसका नाम शताब्दी है, जो हम शताब्दी से लौटेंगे यानी कि वापस चले जाएंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? रिक्शा वाला फिर और दूसरा प्रश्न, तो आप ग्वालियर में मैं आपको घुमाने के लिए कब आपको लेने आऊँ? भाई साहब, भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। यानी कि लेखक कहते हैं आज तो बहुत थक गए हैं, आज हम आराम करेंगे और कल हम घूमने जाएंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। क्या कहते हैं रिक्शा वाला? यह मेरा मोबाइल नंबर है, आपको जब भी जी चाहे तब मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। लेखक कहते हैं रिक्शे वाले, अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। रिक्शा वाला क्या नाम बताता है? मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। यानी कि दूसरे दिन फिर रिक्शा लेकर आता है मोहन और लेखक और उनकी पत्नी को ग्वालियर घुमाने के लिए ले जाता है और एक के बाद एक वह क्या करता है, एक के बाद एक स्थान दिखाने लगता है और वो भी बहुत प्रेम से। अब आगे हम किताब के पेज नंबर 45 पे जाएंगे और 45 पे अभ्यास करेंगे। तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी किताब के पेज नंबर 45 पे। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। यानी कि लेखक क्या कहते हैं कि मुझे बाबूजी और मेरी पत्नी को अम्मा के नाम से संबोधित करता रहता है। घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। यानी कि सारे ग्वालियर को घूम फिर कर हम फिर वापस होटल में लौटे और होटल में चाय पीने के लिए उसे भी हमने अपने कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया, यानी कि हिचकिचाहट के साथ, यानी कि बहुत संकोच के साथ वह आता है। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर को, यानी कि पारिवारिक, यानी कि अपनी जो परिवार की जो बातें हैं उस बातें शुरू हो गई। यानी कि चाय पान के साथ, यानी कि चाय के साथ साथ उनकी जो पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटी तुम ग्वालियर को हो? यानी कि लेखक की पत्नी उनको प्रश्न करती है कि बेटा तुम ग्वालियर के रहने वाले हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। यानी कि वास्तव में, मूलतः यानी कि वास्तव में, यानी कि नहीं अम्मा, मैं वास्तव में आगरा का रहने वाला, लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आता है। यानी कि लेखक और उनकी पत्नी को लगा कि यह कुछ कहते कहते अपने मन में भर आया है, यानी कि उनको दुख हो रहा है।
इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि यानी कि उस रिक्शे वाला जो मोहन है वो मोहन इस पारिवारिक चर्चा शुरू हो जाती है और स्वयं खुद बोलने लगता है कि आगरा में मेरा घर है, माँ बाप यानी कि मोहन के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे यानी कि मृत्यु हो गए थे, और यह मोहन की परवरिश है। परवरिश यानी कि पालन पोषण, यानी कि मोहन का पालन पोषण किसने किया है, तो उसके बड़े भाई ने किया है। और बड़े भाई क्या, तो के वकील है, और मोहन खुद बीए पास है और वह नौकरी की तलाश में यहाँ ग्वालियर में आ गया। बस इतना कहता ही वह चुप हो जाता है। एक चुप्पी सी छा गई। मुहावरे का अर्थ है चुप्पी सी छा जाना, यानी उसका अर्थ है खामोशी छा जाना, यानी कि खामोश हो जाता है। हमें लगा कि उसके साथ कोई अवांछित घटना घटेगी। अवांछित यानी कि न चाही हुई, यानी लेखक और उनकी पत्नी को ऐसा लगता है कि इस लड़के के साथ, इस मोहन के साथ कुछ ऐसी घटना घटी है कि जो न घटनी चाहिए। उसे छेड़ा नहीं, यानी कि उसको कुछ भी नहीं कहा, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया। हमने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी उसने सामने से ही कहना शुरू किया। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, यानी कि उनके साथ जो कहानी भी थी वो यह कहानी इस लेखक और उसकी पत्नी को बता रहा है कि मैं नौकरी की तलाश में ग्वालियर में इधर उधर भटक रहा था। रात दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। परिचित यानी कि पहचान हुई, यानी कि मैं रात दिन एक दिन भटक कर, यानी कि सारे ग्वालियर में नौकरी की तलाश में भटक कर लौट रहा था पीछे, तब रास्ते में मुझे एक परिचित लड़की मिली। बदहवासी यानी कि विकल, बदहवास यानी कि विकल, दिधियाती हुई यानी कि करुण, दिधियाती यानी कि करुण स्वर में प्रार्थना करना। दिधियाती हुई स्वर में बोली, मोहन मुझे बचा लो, यानी कि करुण स्वर में प्रार्थना करते हुए कही, मोहन मुझे बचा लो। मोहन कहता, क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे। अधेड़ यानी कि अधिक उम्र का या तो पौढ़, यानी कि मेरे माँ बाप मुझे एक अधेड़ यानी कि अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ बेच रहे। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। खुसट यानी कि अप्रिय, यानी कि मुझे मेरी जान कुएं में गिर कर देनी पड़े तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस अप्रिय व्यक्ति के साथ यानी कि इस अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ मैं जाने वाली नहीं। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। मुहावरे का अर्थ है असमंजस में पड़ना, यानी कि उलझन में पड़ जाना या तो निर्णय न कर पाना। यानी कि मोहन उलझन में पड़ गया, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूँ, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए, यानी कि मोहन को ऐसा लगता है कि इस लड़की को लेकर मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊँ। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान करना यानी कि पेश करना, यानी कि मोहन उस लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाता है और थानेदार के आगे सारी हकीकत बताता है। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है, यानी कि जो थानेदार थे वो थानेदार और मोहन दोनों सोच रहे हैं कि आखिर इसमें अब हम क्या करें। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर उसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फ़िलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। यानी कि थानेदार साहब बताते हैं कि यदि एफआईआर उसकी लिखकर उसके जो माँ बाप है, जो उनके एक अधेड़ व्यक्ति के साथ उसे बेचना चाहता था, लेकिन एफआईआर लिखकर क्या करते, बहुत कुछ तो उसके माँ बाप को हवालात में डाल देते हैं। लेकिन फ़िलहाल यानी कि अभी इस समय किसकी चिंता थी, तो कि इस लड़की का क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, कौन? थानेदार कहते हैं, तुम्हारी शादी हो गई? यानी कि मोहन को कहते हैं कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? मैंने न में सिर हिलाया, यानी सिर हिलाकर ना कहा। थानेदार बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते?
यानी कि थानेदार मोहन को कहते हैं कि तुम इस लड़के के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। यानी आकस्मिक यानी कि अचानक इस थानेदार ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि मैं असमंजस में पड़ गया। किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। यानी कि मोहन फिर सोचता है और कहता है कि शादी करने में बुराई क्या है। कुछ पल बाद वो सोचता है और कहता है कि इसमें बुराई क्या है, यानी कि उसमें कुछ गलत नहीं है। मोहन थानेदार साहब को कहता है कि पहले इस लड़की से तो पूछ लीजिए कि वह शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। पुलिस ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन यानी कि थानेदार पूछता है उस लड़की को, तो मोहन से शादी करेगी? तो वो स्वीकृति सूचक सिर हिलाकर कहती है हाँ। लेकिन क्या मोहन कहता है लेकिन क्या बाबूजी? लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। मोहन थानेदार को कहता है कि थानेदार साहब, मेरी जो भाभी है वह उसकी अपनी बहन के साथ मेरी शादी करवाना चाहती है और बात तय हो चुकी है। यानी कि उसके साथ, मेरी भाभी की बहन के साथ मेरी शादी करने की बात तय हो चुकी है। फिर थानेदार कहते हैं, फिर बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। यानी कि थानेदार से मोहन कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरी भाभी जी की जो बहन है उसको तो कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा और अच्छे आदमी से शादी होगी, लेकिन वहाँ कोई संकट नहीं, यानी कि वहाँ कोई परेशानी, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में, यानी कि अभी जो इस लड़की है उस लड़की की ज़िंदगी खतरे में है और मैं उसे बचाना चाहता। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। यानी कि मोहन कहता है कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि लड़की और भी सुंदर है और मेरी परिचित भी है, मैं उसको पहचानता भी हूँ और वह बहुत संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन मोहन कहता है कि लड़की सुंदर है, परिचित है और वह संकट में है, इसीलिए उसके साथ मेरा विवाह करना उचित होगा। यानी कि मुझे उससे प्रेम है, इसीलिए यह उचित होगा और मानवीय भी है, यानी मानवता के धर्म के लिए भी योग्य है। लेकिन यानी कि फिर भी उसके मन में प्रश्न होता है और थानेदार साहब कहते हैं कि फिर क्या? तो आगे, हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यानी कि क्या कहता है कि विवाह एकदम तो नहीं होने वाला। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। यानी कि यदि लड़की घर जाएगी तो फिर उसके माँ बाप उसको बेच देंगे, यह संकट है। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी नाराज़ होंगे। यानी कि मोहन कहते हैं यदि उसको घर भेजे गए तो उसके माँ बाप उसे बेच देंगे और यदि मैं साथ में ले जाता हूँ तो मेरे भैया भाभी नाराज़ होंगे। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। यानी कि मोहन को भय था कि यदि मैं उसके साथ शादी कर लेता हूँ तो उसके माँ बाप लड़की भगाने के आरोप में मुझ पर केस करेंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए उसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। यानी कि यह समस्या थानेदार को बताता है मोहन, तो थानेदार कहता है कि इस लड़की को मैं कुछ दिनों के लिए एक नारी निकेतन केंद्र में रखवा देता हूँ, यानी कि जहाँ नारियों की सुरक्षा होती। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। यानी कि लड़की के पास में उसके माँ बाप के खिलाफ, यानी कि उसके माँ बाप के खिलाफ वो क्या तो कि शिकायत लिखवा देता हूँ और उसे रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। यानी कि थानेदार साहब बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने 15 दिन के बाद मोहन की शादी उस लड़की से मंदिर में करवा दी। मैंने कहा, मोहन
ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं। लेखक कहते हैं कि मोहन, ऐसे बहुत सीधे साधे थानेदार कहाँ मिलते हैं। मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कथा सुन रहा हूँ। यानी कि लेखक को इस मोहन की कही हुई घटना पर विश्वास ही नहीं रहा है। उसको ऐसा लगता है कि मैं कोई वार्ता यानी कि कहानी सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। मोहन क्या कह रहा है, आप सही कह रहे हैं बाबूजी, ये जो थानेदार था वो एक कवि भी था। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। यानी कि जो उनकी कविताएं है वो सहानुभूति से भरी हुई होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। मसीहा यानी कि देवदूत, यानी कि कोई न कोई क्षेत्र में हमें देवदूत के रूप में कोई न कोई मसीहा हमें मिल जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए। खफा होना यानी कि नाराज होना, नाराज होना यानी कि मेरे भाई भाभी मुझसे नाराज हो गए और हमें घर से निकाल दिया और मुझे अपने के घर में से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की यह किसी और की जाती है। क्यों मुझे निकाल दिया अपने घर से? तो कि पहला कारण यह था कि मैंने उसकी मेरी भाभी की बहन यानी कि उसकी साली के साथ शादी नहीं की और मैंने जिस लड़की से शादी की वो दूसरी जाति की थी। यह कहानी अब आगे पढ़ेंगे किताब के पेज नंबर 46 पर। तो सभी छात्रों का ध्यान किताब की पेज नंबर 46 पे। यानी मोहन को उसके भाई ने घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि पहले तो उसकी भाभी के मोहन की भाभी की जो बहन के साथ जो शादी तय हुई थी लेकिन शादी नहीं की, और दूसरा कि वो जिस लड़की से शादी की वो गैर जाति यानी कि दूसरी जाति की थी। आगे तो लोग ग्वालियर तो फिर मैं ग्वालियर में आ गया। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह होना कठिन था। यानी कि आगरा में निवाह यानी कि गुजारा या तो फिर निर्वाह यानी कि निवाह होना कठिन था। मुहावरे का अर्थ है निवाह होना, यानी उसका अर्थ है गुजारा होना या तो घर खर्च निकालना। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहा। अप्रीतिकर यानी कि जिसमें प्रेम न हो, उद्विग्न करना यानी कि पीड़ा देना या तो चिंतित करना। यानी कि मोहन कहता है कि बाबूजी, पराए शहर में भले ही यानी कि भले ही अपना शहर नहीं है लेकिन वहाँ अपनापन भी नहीं, किंतु परायापन उस अपनेपन से अच्छा है। यानी कि इस परायापन से अपनापन यहाँ अच्छा है ना। दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर, यानी कि जिससे प्रेम ही न हो वो हमारे मन को क्या चिंतित कर रहा। लेखक हाँ सही कह रहे हो मोहन। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। दामन थाम लेना उसका अर्थ है आश्रय लेना। तो फिर मोहन ने क्या किया, कुछ नौकरी की तलाश में था लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो फिर बस इस ऑटो का दामन थाम लिया और ऑटो चलाने लगा। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। लेखक कहते कि वास्तव में मोहन तुम बहुत बड़े हो। बड़े बड़े लोगों तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेखक कहते हैं कि कई ऐसे कवि हैं, कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो नारी हित के बारे में बड़े बड़े लेक्चर प्रवचन देते हैं, लेख लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, लेकिन उसको अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा किया। दुर्दशाग्रस्त यानी कि बुरी दशा में पड़ा, यानी कि तुमने तो ऐसी बुरी दशा में पड़े लड़की को बचाया है और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा दिया और अपने जीवन के साथ उसको सम्मानपूर्वक जोड़ दिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। यानी कि मैंने इस लड़की को बचाया, मैंने इस लड़की के साथ शादी की, तो मुझसे इस कार्य से मुझे बड़े अंदर से बहुत सुकून मिला, बहुत ही संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। यानी कि उबारना यानी कि बचाना,
यानी कि मोहन कहता है कि इस लड़की ने तो कई बार मुझे संकटों से बचाया है। मैंने तो एक ही बार उसको बचाया, लेकिन उसने तो कई बार मुझे प्रायः पुनः पुनः मुझे संकटों से बचाती रही। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो। यानी कि मोहन की जो यह कहानी है, उनके साथ जो घटित घटना है वो हमारे मन में छा गई और वह हमारे मन में बहुत ही बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। अब लेखक और उनकी पत्नी को वापस जाना है तो उनका समय हो गया है, तो मोहन ऑटो में बिठाकर उनको रेलवे स्टेशन ले आता है। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। यानी कि लेखक उस मोहन को 500 रुपये का नोट निकाल कर देने लगता है, लेकिन मोहन कहता है कि रहने दीजिए बाबूजी, मुझे नहीं चाहिए। लेखक कहते हैं कि अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, यानी कि तुमने जो परिश्रम किया है, तुमने जो ऑटो में बिठाकर हमें यहाँ तहाँ ले गया, उसका ही परिश्रम का है। कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ, यानी कि मैं कोई दान तुझे नहीं दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार तो नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। लेकिन जो मोहन लेखक और उसकी पत्नी को अपने माँ बाप की तुलना, यानी कि माँ बाप की उपमा देता है कि मेरे बचपन में तो माँ बाप का प्यार नहीं मिला है मुझे, लेकिन जब से मैं कल से आपको मिला हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे माँ बाप, आपके रूप में मुझे मेरे माँ बाप मिल गए। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं, यानी कि इस माँ बाप के सुख के आगे पैसे की तो कुछ भी कीमत नहीं। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ, यानी कि पैसा तो और दूसरे लोगों से मैं कमा लेता हूँ। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, यानी कि मेरी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? यदि तुम मुझे अपने पिता मानते हो, मुझे अपना बाप मानते हो, तो अपने बाप एक बेटे का शोषण कैसे कर सकता है? लेकिन यह तो बहुत है। क्या कहता है? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यदि मैं इस 500 रुपये लेगा तो आपका क्या पोषण हो जाएगा, शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। यानी कि मोहन 500 का नोट लेता है लेखक के पास से और वह 200 रुपये रख कर 300 रुपये वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, यानी कि मुझे अपने से पराया न कीजिए। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। यानी कि जब भी आपको ग्वालियर आना पड़े तब आइएगा और मुझे बुला लीजिए, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। लेकिन मेरी एक शर्त है। लेखक क्या कहते हैं? मोहन, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? यानी कि लेखक मोहन को कहते हैं कि मेरी एक शर्त है। मोहन, क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। यानी कि यह जो 500 रुपये है वो तुम्हें चुपचाप लेने पड़ेंगे। आगे, ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख ली, यानी कि लेखक ने शर्त रखी तो वह फिर 300 रुपये अपनी जेब में रख लेता है। जैसे कह रहा हूँ, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँगा। देखो, मोहन लेखक को प्रश्न करता है कि आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन में आ ही गया है, क्या मैं कभी कभी आपको फ़ोन करता रहूँ? लेखक, हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, फ़ोन करते रहना, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। लेखक कहता है, लेकिन ये सभी बातें खत्म हो गई, लेकिन अभी तक मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। लेखक कहता है, मैं हूँ सत्यकेतु और मेरी पत्नी है कामना। यानी कि लेखक अपना नाम क्या सत्यकेतु बता रहे हैं और अपनी पत्नी का नाम कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता। जब स्टेशन के अंदर जाते हैं और जब वहाँ जाने लगते हैं ट्रेन में बैठने के लिए, तब यह जो मोहन है वह उनको आँखों में अपनापन लिए उसे निहारता, यानी कि देखता ही रहता। तो सभी छात्र
एक यात्रा यह भी जिसमें लेखक और उनकी पत्नी के द्वारा ग्वालियर जाते हैं, तब प्रस्तुत कहानी में जो रिक्शे वाले के साथ उसका जो संबंध जुड़ जाता है और शिक्षित रिक्शा वाले के पास जो इंसानियत से भरा हुआ दिल है और उस इंसानियत की जो कहानी है वो जो लेखक सुनते हैं तो लेखक को भी बहुत आश्चर्य होता है। और स्त्रियों के प्रति इस रिक्शे वाले युवक का जो मानवीय दृष्टिकोण है और उसके रिक्शे में सवारी करने वाले पति पत्नी से उसकी आत्मीयता का दिल, हमारा दिल छू लेती ये कहानी है जिस कहानी के बारे में हमने पढ़ा है। तो सभी छात्र इस कहानी को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी में समझ में आया ही होगा। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और कहानी बड़ी रोचक है, हमारे दिल को छू देने वाली है। अब इस कहानी के अंत में अब आपकी किताब में जो शब्दार्थ दिए गए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यात्रा भीरु उसका अर्थ है यात्रा से डरने वाला। अंडसन उसका अर्थ है मर्जी में आए ऐसा या तो निरंकुश। आश्वस्ति यानी आश्वासन या तो तसल्ली। वांछित यानी कि इच्छा अनुसार। इंतजार उसका अर्थ है प्रतीक्षा। वाट उसका अर्थ है राह। अतिरिक्त उसका अर्थ है उपरांत। छेड़ना उसका अर्थ है उकसाना।
खुसट तो अप्रिय, अधेड़ आधेड़ उम्र का या तो पौध, हवालात उसका अर्थ है जेल, अहम अहम बात यानी कि मुख्य बात, प्रीतिकर यानी मन भावन, संवेदना या तो पीड़ा, मसीहा यानी देवदूत, उबारना तो बचाना यानी कि बाहर निकालना। मुहावरे, पाला पड़ना उसका अर्थ है संबंध जुड़ना। दूसरा, चुप्पी सी छा जाना यानी शांति सी छा जाना। तीसरा, असमंजस में पड़ना यानी कि द्विधा में पड़ना, या तो क्या करूँ क्या न करूँ यह समझ में न आना। आगे, निबाह होना यानी कि घर खर्च निकल लाना, उद्विग्न करना यानी कि पीड़ा देना। सभी छात्र, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, तो सभी को स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से सुनना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? उत्तर, लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। दूसरा प्रश्न, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार क्यों करने लगा? उत्तर, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार करता रहा क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, लड़की ने मोहन से दिधियाते हुए स्वर में क्या कहा? उत्तर, लड़की ने दिधियाते हुए मोहन से कहा, मुझे बचा लो। आगे, चौथा प्रश्न, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? उत्तर, लड़की सुंदर और परिचित थी, शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसीलिए मोहन उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। पांचवा प्रश्न है, थानेदार की क्या विशेषता थी? उत्तर, थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। छठा प्रश्न है, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? उत्तर, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न है, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? उत्तर, लेखक ने ऑटो वाले की जीत और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी। दूसरा प्रश्न, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? उत्तर, मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। तीसरा प्रश्न, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्यों? उत्तर, लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। चौथा प्रश्न, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? उत्तर, बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। प्रश्न नंबर 3, विस्तार से उत्तर दीजिए। पहला, लेखक यात्रा से क्यों डरते हैं? उत्तर, लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर में लोगों का कैसा व्यवहार होगा,
सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर में ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। दूसरा प्रश्न है, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, मोहन बीए पास एक सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन की नज़रों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। तीसरा प्रश्न है, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया। उत्तर, मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उस 500 रुपये देने चाहे तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे लगा जैसे उसे माँ बाप मिल गए। उस सुख के सामने उसे पारिश्रमिक के पैसे लेना तुच्छ लगा। पारिश्रमिक के पैसे लेने में उसे एक तरह का परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना फ़ोन नंबर देकर उसने अपने संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। आगे सही वाक्यांश चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। पहला है, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि अ. लेखक को दूसरी जगह घूमने जाना था। ब. वहाँ डॉक्टर हाजिर नहीं था। क. डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। तो उसका उत्तर आएगा कि क. डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। दूसरा, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि अ. कोई अवांछित घटना घटी थी। ब. नौकरी की तलाश में उसे आगरा से भटकते हुए ग्वालियर आना पड़ा। क. उसे एक लड़की मिल गई। उत्तर है, कोई अवांछित घटना घटी थी। तीसरा, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि अ. लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदयी व्यवहार कर सकता है। ब. लेखक को मोहन की बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। क. मोहन कोई कहानी सुना रहा था। उत्तर है कि क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदयी व्यवहार कर सकता है। 4 नंबर, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि अ. मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। ब. वह परिश्रम से ज़्यादा पैसे लेने के पक्ष में नहीं था। क. वह चाहता था कि लेखक दोबारा ग्वालियर आए तो उसके ही ऑटो का उपयोग करे। उत्तर है अ. मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। आगे निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है पाला पड़ना। उसका अर्थ है संबंध जुड़ना। वाक्य, मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। दूसरा है असमंजस में पड़ना। अर्थ, उलझन में पड़ जाना या तो निर्णय न कर पाना। वाक्य, आप कहाँ इलाज कराएंगे ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए। तीसरा, दामन थाम लेना। अर्थ है आश्रय लेना। वाक्य, बड़े भाई का दामन थामकर वह शहर में रहने लगा। निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। एक, वांछित।
उसका विरोधी है अवांछित। परिचित तो अपरिचित। समस्या समाधान। मसीहा यानी शैतान। प्रीति का विरोधी है नफरत। संतोष का विरोधी असंतोष। शोषण का विरोधी है पोषण। तो सभी छात्र, यहाँ हमारे स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न के बारे में भी हमने पढ़े। अब इसके साथ यह इकाई 11वीं, जिसका नाम है एक यात्रा, यह भी यहाँ पूर्ण होती है। और इस इकाई को आपको समझना है अच्छी तरह से। और इस नारी सम्मान के बारे में हमें भी नारियाँ यानी कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और उसके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। तो अब उसके साथ ही हम इस वीडियो के साथ इस इकाई को भी हम पूर्ण करते हैं और यह हमारा वीडियो भी पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।